तो इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं, इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, और उसे हमने डिटेल में समझा। अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उसमें लार्जर बंडल ऑफ गुड्स, ज्यादा कमोडिटीज मिल रही हैं और इस वजह से सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर एक इंडिफरेंस मैप है और यहां पर 3 इंडिफरेंस कर्व्स हैं, तो इसमें जो सबसे ऊपर होगी, जो हायर होगी, उसमें कस्टमर को हमेशा ज्यादा कंज्यूमर को हमेशा ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए पहले एक टर्म समझते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है? A rational customer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. अगर किसी भी चीज को आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर एक की जगह 2 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट विल बी हायर कंपेयर टू 1 यूनिट। तो रैशनल कस्टमर हर समय अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो प्रेफर करता है मोर ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक आइसक्रीम मिले तो आप खुश होंगे, अगर आपको 2 आइसक्रीम मिले तो आप और भी ज्यादा खुश होंगे, और आइसक्रीम नहीं मिली तो आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। अब इसमें एक अजम्पशन है, ये बात कहीं कहीं नहीं गई है, लेकिन ऑब्वियसली एक अजम्पशन है। आपने जब मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी तो आपने देखा था कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है शुरुआत में, लेकिन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम सैचुरेट हो जाते हैं और डिस यूटिलिटी शुरू हो जाती है। अब जब हम एक यूनिट, एडिशनल यूनिट उस कमोडिटी का कंज्यूम करें, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, इसीलिए टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है। अगर आप 5 आइसक्रीम ऑलरेडी खा चुके हैं, उसके बाद और खाएं और आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो ये अप्लाई नहीं करेगा। तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते समय हम अज्यूम कर रहे हैं ये जितने भी इनडिफरेंस कर्व्स हैं, ये सारे के सारे उस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के पहले हैं। ये जितने भी बंडल ऑफ गुड्स हैं, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के पहले वाले हैं, इसीलिए किसी में भी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो रही है। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं है, तब तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज्यादा गुड्स आप, जितनी ज्यादा यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आप कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी, और एक रैशनल कस्टमर यही चाहेगा कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था मोनोटोनिक प्रेफरेंस। बट एक बार एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं इसको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है तो आपको एक एग्जाम्पल लिख के बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 चॉइसेस है, फर्स्ट बंडल या सेकंड बंडल। सेकंड बंडल में एप्पल्स 5 है, बनाना, फर्स्ट में एप्पल्स 5 है, बनानास भी 5 है, और सेकंड में एप्पल्स 3 है, बनानास भी 3 है। ऑब्वियसली अगर आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन नहीं आया है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं है, वो अजम्पशन अगर वैलिड है, तो कोई भी यही बंडल चुनेगा, क्योंकि इसमें आपको एप्पल्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, बनानास भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फैक्शन फर्स्ट बंडल के केस में सेकंड बंडल से ज्यादा होगा। तो कोई रैशनल कस्टमर यही प्रेफर करेगा, और इसे हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट बंडल में आपको 5 एप्पल और 3 बनाना मिल रहे हैं, सेकंड में 5 एप्पल और 5 बनाना। तो एप्पल तो दोनों केस में बराबर है, इसीलिए एप्पल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी दोनों बंडल में सेम है, लेकिन बनानास यहां पर ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक रैशनल कस्टमर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के कारण ये वाला बंडल चूज करेगा, क्योंकि यहां पर उसे लार्जर टीयू, टोटल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, फर्स्ट बंडल में उसे 3 एप्पल्स हैं और 5 बनानास हैं उसके पास, सेकेंड एप्पल में 5 एप्पल्स और 3 बनानास। अब यहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसे एप्पल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है या बनानास से। तो इस केस में हम क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के बेसिस पर वो कौन सा बंडल चूज करेगा, लेकिन पहले वाले दोनों केस में बिल्कुल क्लियर था। तो ये है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? टू अंडरस्टैंड अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। लेट्स गो बैक टू द प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हायर कर्व रिप्रेजेंट्स ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। क्यों? देखिए, यहां पर हमने दो कर्व्स लिए हैं, दो इंडिफरेंस कर्व्स, एक को हम कहते हैं IC1 और एक को कहते हैं IC2। अब मैंने इसमें एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट। यहां पर हमें सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स मिल रहे हैं और सर्टेन नंबर ऑफ बनानास मिल रहे हैं। ठीक है, हमें इतने एप्पल्स मिल रहे हैं और इतने बनानास मिल रहे हैं। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स। अगर हम इस IC2 कर्व का एक पॉइंट लें, लेट्स से ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, यहां पर हमें सेम नंबर ऑफ एप्पल्स मिल रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन बनानास यहां पर ज्यादा हैं कंपेयर टू IC1। इतना डिफरेंस है। तो पहले वाले में हमें जितने एप्पल्स मिल रहे हैं, दूसरे वाले में भी सेम एप्पल्स, लेकिन बनाना ज्यादा मिल रहे हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, सिंपल सी बात है, सेटिस्फैक्शन यहां पर ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस पॉइंट, ऑब्वियसली। लेट्स टेक अनदर पॉइंट। सेम पॉइंट लिया हमने पहले वाले कर्व पे, IC1 एंड IC2। इस बार कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सेम नंबर ऑफ बनानास मिल रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, लेकिन सेकंड वाले कर्व के केस में एप्पल ज्यादा मिल रहे हैं। तो भी आप देखेंगे कि IC2 में सेटिस्फैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू IC1। तो इस तरह से आप करते जाएं, आप कोई भी पॉइंट ले लें, आप ये वाला पॉइंट ले लें, तो यहां पर आपको IC1 के कंपैरिजन में एप्पल्स भी थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, बनानास भी थोड़े, दोनों ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू IC1। एंड इन एनी केस, इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी भी एक पॉइंट पर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि IC2 का कोई भी एक पॉइंट IC1 के सेटिस्फैक्शन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो ये ब्लू लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है, चाहे वो यहां हो या वो यहां हो, इनका सबका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। तभी तो ये इनडिफरेंस कर्व है। इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन ही यही है कि इस पे जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज बनते हैं, उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम रहता है, इसीलिए कस्टमर इनडिफरेंट होता है, तभी ये इनडिफरेंस कर्व कहलाता है। तो मैंने किसी भी एक पॉइंट के लिए अगर ये प्रूफ कर दिया कि IC2 का सेटिस्फैक्शन IC1 से ज्यादा है, तो वो पूरे कर्व के लिए एप्लीकेबल है। तो जितना हाई कर्व होगा, वहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। आपने देखा होगा जब भी अभी तक इंडिफरेंस कर्व बनाया है, वो ऐसा पैरेलल है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते और कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ये दो इंडिफरेंस कर्व है और ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट ए पे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको मैंने ऐसे ही कह दिया SA, सेटिस्फैक्शन ऑफ पॉइंट ए। अब आप देखिए, A लाइज ऑन दिस ऑरेंज कर्व विच इज कॉल्ड IC1। तो इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है? इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होता है, तभी कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि A पॉइंट पर जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, C पर भी उतना ही मिल रहा है? तो आई कैन से SA इज इक्वल टू SC। लेकिन ये जो पॉइंट A है, ये इस ब्लू कर्व जिसका नाम है IC2, ये ब्लू कर्व पे भी लाई करता है। तो वही सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, वही सेम लॉजिक कि इस ब्लू कर्व पे IC2 पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होंगे, राइट? तभी तो ये इंडिफरेंट कर्व है। तो मैं ये कह सकता हूं कि SA ऑल्सो इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन ऑफ पॉइंट B। पॉइंट B जो बंडल ऑफ कमोडिटीज है, एप्पल्स एंड बनानास, उसको कंज्यूम करने से जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, A में भी उतना ही मिल रहा है। If SA is equal to SC and if SA is equal to SB, then can I write SB is equal to SC? मतलब हमें इस पॉइंट पर जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इस पॉइंट पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। पर आप खुद ही देख के बताइए, क्या ये पॉसिबल है? B और C में कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ एप्पल्स सेम नंबर ऑफ एप्पल्स मिल रहे हैं,
सेम नंबर ऑफ एप्पल्स। लेकिन बी के केस में द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर बनानास। तो अगर ऐसा है कि अगर बी और सी के केस में 5 एप्पल्स मिल रहे हैं और सी के केस में लेट्स से 3 बनानास और बी के केस में लेट्स से 4 बनानास, तो कॉम्बिनेशन सी क्या है? 5 एप्पल्स एंड 3 बनानास। कॉम्बिनेशन बी क्या है? 5 एप्पल्स एंड 4 बनानास। क्या ये दोनों के केस में सैटिस्फैक्शन लेवल सेम हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्या इन दोनों पॉइंट्स, क्या इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो तभी हो सकता है जब फोर्थ वाले बनाना की टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो, कि 5 एप्पल्स और 3 बनानास के बाद हमें एक और बनाना मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी हो सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे आ चुका हो। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं आया है। तो अगर एक और बनाना मिला तो उससे कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिली होगी, तो टोटल यूटिलिटी इन केस ऑफ बी विल बी हायर देन इन केस ऑफ सी। ओके, तो इसीलिए ये कर्व्स कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये एक प्रॉपर्टी है इनडिफरेंस कर्व की, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों होती है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट्स टेक अ सिंपल बंडल ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, 2 एप्पल्स एंड 2 बनानास। अब यहां पर हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंज्यूमर को कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेट्स से इट इज एस। अगर इनडिफरेंस कर्व निकालना है तो मतलब हमें और एक बंडल ढूंढना पड़ेगा जिसका सेटिस्फैक्शन लेवल इसी पॉइंट के जितना हो, एस के बराबर ही हो। तो क्या वो पॉइंट ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पर इसके कंपैरिजन में हमें ज्यादा एप्पल्स और ज्यादा बनानास मिल रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। क्या वो पॉइंट ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पर इसके कंपैरिजन में एप्पल्स तो सेम है पर बनानास ज्यादा है, तो सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाएगा। क्या वो पॉइंट ये हो सकता है? नहीं, सेम लॉजिक। यहां पर बनाना सेम है पर एप्पल ज्यादा है, तो सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या वो पॉइंट ये हो सकता है? हां, ये हो सकता है, क्योंकि यहां पर 2 एप्पल्स एंड 2 बनानास हैं, यहां पर 3 एप्पल्स एंड 1 बनाना है। तो मेरे पास एप्पल्स बढ़ गए लेकिन बनानास कम हो गए, तो टोटल सेटिस्फैक्शन एप्पल ज्यादा मिल रहे हैं तो कुछ टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ा भी होगा, लेकिन बनानास कम हो गए तो कुछ टोटल सेटिस्फैक्शन कम भी होगा। तो ये पॉसिबल है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम हो। जरूरी नहीं है सेम होगा, पर ये पॉसिबल है। इस केस में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। ओके, इसीलिए अगर हम एक कमोडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसा पॉइंट जो हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे, वो निकालने के लिए दूसरी कमोडिटी को कम करना पड़ेगा, तभी तो सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। एक का सेटिस्फैक्शन बढ़ा तो दूसरे का कम हुआ, एक कमोडिटी बढ़ी तो दूसरे की कम हुई, तभी टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। इस वजह से ये कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, नेक्स्ट, इनडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जब शुरू में हमने इनडिफरेंस कर्व पढ़ना शुरू किया था तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना दी थी, पर वो स्ट्रेट लाइन कभी होती नहीं है, इट्स ऑलवेज कर्व्ड लाइक दिस। और इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये क्यों है, ये हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनडिफरेंस कर्व्स डोंट टच द एक्स और वाई एक्सिस। ऐसा क्यों? जब हमने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना शुरू किया तो हमने सबसे पहले ही कहा था कि वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज। अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट लूं, सपोज वाई एक्सिस पे एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स 10 बनानास। ये क्या कॉम्बिनेशन है? 10 बनानास एंड 0 एप्पल्स। तो यहां कंज्यूमर एप्पल्स कंज्यूम ही नहीं कर रहा, सिर्फ बनाना कंज्यूम कर रहा है, तो 2 कमोडिटीज कहां हो गए?
जैसे ही वो पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब एक कमोडिटी तो जीरो हो गई, एक्स हो या वाई हो डजेंट मैटर। और अगर एक कमोडिटी जीरो हो जाती है तो वैसे कॉम्बिनेशंस को हम इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में दो कमोडिटीज का होना जरूरी है। इसीलिए जिन पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे जो इनडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं, वो कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे। सो ये थी इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। आने वाले वीडियोस में हम बजट सेट और बजट लाइन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है।